गुड मॉर्निंग। मैं सीमा गुप्ता आपकी हिंदी क्लास के लिए। हिंदी क्लास में हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहे हैं, दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा में हमने 4 अध्याय पढ़ चुके हैं, यानी 4 खंड। इसमें 5 खंडों में इसने डिवाइड की थी मुंशी प्रेमचंद ने, इसमें से हमने 4 खंड पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां खंड पढ़ते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र बंधे पड़े रहे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र, जब हमने देखा था कि उन्हें कांजी हाउस में डाल दिया गया, कांजी हाउस में उन्होंने दीवार को तोड़ दी। दीवार को तोड़ने के पश्चात सारे जानवर जो थे ना वहाँ के, वो सारे जानवर वहाँ से भाग गए थे। और उसके पश्चात उन दोनों को मतलब हीरा और मोती को मोटी रस्सियों से बांध कर कांजी हाउस में पड़ा रहने दिया। एक सप्ताह तक पड़े रहे और उन्हें किसी प्रकार का चारा भी नहीं दिया गया, तृण भी नहीं दिया गया। और हाँ, एक बार पानी जरूर दिखा दिया जाता था, यही उसका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठा न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ निकल आना यानी हड्डियाँ निकल आना। इतने दुर्बल हो गए थे कि उनके शरीर से क्या निकल गई थी? हड्डियाँ निकल गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50 से 60 आदमी जमा हो गए। जब दोनों मित्र निकाले गए तो उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होगा? हुआ क्या कि है ना, कांजी हाउस के यहाँ पे डुगडुगी बजने लगी। डुगडुगी यानी डमरू बजना या अनाउंसमेंट करना कि आज इन दोनों बैलों की नीलामी है। तो वहाँ पे डुगडुगी बजने लगी तो उन बैलों की भी वहाँ के जो कर्मचारी थे जो वहाँ पर देखभाल करने लगे, उनको नहलाने धुलाने, अच्छा सा सजा के अच्छा सा तैयार किया। परंतु हुआ क्या कि उनको इतना कमज़ोर हो गए थे, जब खाना पीना नहीं मिला तो कमज़ोर हो गए वो, तो उनको ख़रीदार भी नहीं मिला। सहसा एक दड़ियल आदमी, उसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों को कूलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे की भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अब एक आदमी आया, मतलब जो कसाई था वो आदमी आया और डरियल जैसा था, डरावना भी था वो। उसने उन बैलों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। हीरा ने कहा, गया घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? अब क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि भगवान को क्या हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है क्या, कि अच्छे हम घर से भागे जाएं, वहाँ पर ही हम अच्छे थे। तो वो कहते हैं कि नहीं, पहले भी हमें उस लड़की के रूप में भगवान ने बचाया था, कि हो सकता है भगवान अभी भी हमें बचा ही ले। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के तो काम आ जाएगी। नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी कांप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों की एक रेवड़ हरे हरा चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पांगुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उसके 2 भाई बादिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। साहस दोनों को ऐसा मालूम हुआ, सहसा यानी अचानक, सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि जो यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव उसमें मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर्व चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब वो जैसे जैसे चलने लगे तो वो जो बैल ले जाने वाला था ना, मतलब
कसाई वो उसी रास्ते पे ले जाने लगा जहाँ पर उनके मालिक का घर था। पुराने उसके मालिक का मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। नगीच यानी समीप। नगीच शब्द का मीन होता है समीप। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं दौड़कर थान पर चलो। थान यानी स्थान जहाँ पर उन्हें बांधा जाता था, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। छुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखकर दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। छुरी जो उनका पहला मालिक नहीं था, छुरी, उसने जब देखा कि दोनों बैल वहाँ पर आ गए हैं तो वह उन्हें गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक छुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। छुरी ने कहा मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलामी लिए आता हूँ। मवेशी खाने यानी वही कांजी हाउस से लेकर आ रहा हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं ही बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलामी करने के लिए अख्तियार यानी हक नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वारा यह खड़े हैं, मतलब मेरे द्वार पर खड़े, सो द्वारा नहीं, द्वार पर, मेरे द्वार पर खड़े हैं। ये मेरे बैल हैं। ये निश्चित ही मेरे बैल है, तभी ये मेरे द्वार पे आए हैं। बाकी तो रास्ते चलते हुए कोई बैल तो मेरे द्वार पे आके खड़ा नहीं हो जाएगा। ये मेरे ही बैल हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों की ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती के सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा और मोती के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी स्वर्ण की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखकर हंसते थे। अब यहाँ पर वो दोनों अपने घर पर आ जाते हैं और किस प्रकार एक जानवर स्नेह की वजह से अपने पुराने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। ये इस कहानी के अंदर हमें बताया गया है कि जानवर जो होते हैं उनमें भी ममता की भावना कूट कर भरी हुई होती है। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा कि मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। यहाँ पे हीरा कहता मेरे को डर लग रहा था कहीं पे तुम उस गुस्से में आकर उस बेचारे आदमी को नहीं मार डालो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मतलब वो कहता है कि अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मैं भी उसे मारता, निश्चित मारता भाई। अब न जाए, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया और दोनों मित्र खाने लगे। छुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव के उत्साह सा माहौल यानी एक जो फंक्शन होता है वैसा माहौल हो रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उसी समय जो उसकी पत्नी थी ना, वो भी आकर उनके माथे चूम लिए। उसको भी अच्छा लगा, उनके बैल वापस आ गए हैं। कांजी होश की कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी भाई? अब हम जो ये प्रश्न उत्तर है वो देख लेते हैं कि कांजी होश में जो पशु थे उनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी, ताकि ये पता रहे कि कितने पशु हमारे कांजी होश में हैं इस वक्त और कितने मर चुके हैं या कितने गायब हो चुके हैं। इसके बारे में जानकारी रखने के लिए कांजी हाउस में हाजिरी ली जाती थी।
को बेलू के प्रति प्रेम क्यों मर आया? क्योंकि छोटी बच्ची की माँ नहीं थी और जब उसने देखा उन बेलों को भी आदर नहीं किया जा रहा, उन्हें प्रेम नहीं किया जा रहा है, तो उसके मन में भी प्रेम आ गया है कि मेरे माँ नहीं है, मेरे को भी ऐसे दुत्कारा जाता है, इनको भी ऐसे दुत्कारा जा रहा है, तो उसको उन बेलों के प्रति लगाव हो गया था। कहानी में बेलों के माध्यम से कौन सी नीति के विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी में बेलों के माध्यम से कौन सी नीति के विषय कि हमें जानवरों को भी कौन से मूल्य उभरे हैं कि जानवरों में भी ममतत्व की भावना रखनी चाहिए, जानवरों के प्रति भी हमें ममता की भावना रखनी चाहिए, जानवरों से हमें अच्छे से रखना चाहिए और हमें जानवरों और अपने में एक भाईचारे की भावना, मतलब भाईचारे का मतलब ये है कि जानवर मनुष्य का भी जानवर के बिना काम नहीं चल सकता है, यह बात उभर कर सामने आती है। प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किस स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर अर्थ का प्रयोग किया? मूर्ख नहीं कहा गधे को उन्होंने, ऐसा क्यों नहीं कहा है? किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी? हमने इतनी सारी कहानी पढ़ी है, कहाँ कहाँ पर ऐसी घटनाएं आई है कि जिससे हमें ये पता पड़ता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। लेकिन औरत जात की सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेम के दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए कि वो स्त्री जाति का सम्मान करते थे, तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी सबको ओरली याद करना। आपको ये सारी चैप्टर आप पढ़ोगे तब आप सबको इनके आंसर आ जाने चाहिए, नहीं आएंगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास कर लेंगे एक। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य आपसी संबंधों की कहानी किस तरह व्यक्त किया गया है? किसान जीवन वाले समाज में पशु मनुष्य की कहानी किस तरह व्यक्त की गई है? हम इस कहानी को पढ़कर देख सकते हैं। इतना हो ही गया। यस, इसके अलावा आपको ये करने हैं, क्या बोलते हैं, शब्दार्थ लिखने हैं जो कि पीछे दिए रखे हैं आपको। बस इतना ही काफ़ी है। फिर भी जोड़ लगाता हूँ, ही भी आदि वाक्य किस प्रकार जोड़ देने के काम आते हैं? ऐसे शब्दों के निपात कहते हैं। अतः कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटे जिसमें निपात का प्रयोग हुआ। जिन शब्दों के बीच में ही भी आए हैं ना, बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ, ऐसे भी ही ऐसे शब्द आते हैं, इन्हें निपात कहा जाता है। तो ऐसे शब्द, ऐसे 5 वाक्य लिखने हैं आपको जो कि इस कहानी के अंदर आए, आपको ढूंढने हैं। ये वाला करना आपको, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है। क्या आपको लगता है कि कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? हाँ, लगता है, क्योंकि निश्चित ही यह आज़ादी के समय ही लिखी गई थी और इसका उद्देश्य आज़ादी पाना ही था कि हमें चाहे कहीं पर भी रखा जाए, लेकिन जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती है तब तक हमें अच्छा नहीं लगता। कहा नहीं जाता, एक कहावत है कि भले पक्षी को सोने के पिंजरे में भी रखा जाए, लेकिन खुला आकाश जितना प्यारा होता है उसे सोने का पिंजरा भी उतना अच्छा नहीं लगता। चाहे उसे खाने के लिए कितने भी अच्छी चीज़ें दी जाए, लेकिन उसे खुला आकाश पसंद होता है। वो हमें भी आज़ादी अच्छी लगती है, उसी कहानी के आधार पर बताया गया है। हीरा मोती की शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाए, लेकिन उसकी प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती इस प्रतिक्रिया एक तर्क सहित विचार प्रकट कीजिए। हाँ, उन्होंने प्रताड़ना से आवाज़ उठाओगे आप किसी अपनी आज़ादी के लिए तो लोग आपको बुराई कहेंगे। आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है, कभी भी कोई भी आपको आज़ादी आसानी से नहीं देगा। आपको अपनी आज़ादी पाने के लिए, अपने अधिकार पाने के लिए हमेशा आवाज़ उठानी होगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, लोग आपके अधिकारों को छीन
छीन लेंगे। आपको अपने अधिकार पाने के लिए कहीं ना कहीं लड़ना ही होगा, उसके लिए लोग आपके खिलाफ खड़े ही रहेंगे। लेकिन आपको हो सकता है कि बहुत सी बार आप जब आवाज़ उठाओ अपने अधिकारों के लिए तो आपको उसके लिए नुकसान भी हो जाए, लेकिन फिर भी अपने अधिकार पाने के लिए आपको बार बार अपनी आवाज़ उठानी होगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।